हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा हमारे अपने फैमिली चैनल द ज्ञानपीठ में। और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स, जो क्लास 12 का पार्ट है। तो ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने इस बोर्ड पे माइंड मैप दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स, ठीक। तो देखिए, ये हमारा वेव ऑप्टिक चैप्टर का नाम हमने लिखा है और इसमें क्या क्या पढ़ना हुआ है। तो हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ना है। हाइगेंस में आपका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के फिर पार्ट पढ़ने हैं, फिर से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद आपका कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ने हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। इंटरफेरेंस के 2 पार्ट हमने किए हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद इसमें हमको पोलराइजेशन पढ़ना है और मेलस लॉ पढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा वो आपका रहेगा YDSC और डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा बोर्ड्स के लिए YDSC एंड डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल को उठाते हैं। तो लेक्चर में आप एकदम सावधानी से देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा तेज चलूँ, तो आपको आराम से इसको देखना है, ध्यान से, ठीक है। आप जब खाली टाइम में हो तो ही ये वीडियो देखें, जल्दीबाजी में वीडियो ना देखें, नहीं तो कोई मतलब बनेगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइगेंस का प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर इसकी स्टोरी पे आते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स के स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का जो स्टोरी है वो लाइट के बारे में है। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, ठीक है। अब लाइट के ऊपर कई साइंटिस्टों का अपना अपना अलग अलग टाइम पे, ठीक है, एक फिलॉसफी आती है कि लाइट पार्टिकल नेचर है या लाइट वेव नेचर है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है दकार्ते 1637 में उन्होंने बताया कि जो लाइट है, ठीक है, वो टाइनी पार्टिकल्स का एक ग्रुप होता है, उसे हम लोग कर्पसल्स कहते हैं, और इसी थ्योरी को कहते हैं कर्पसिकल थ्योरी। इसी थ्योरी को न्यूटन ने अपने बुक्स में उसको छापा 1675 में, और उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर होता है। साथ में अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ थेसिस दिए थे, कुछ थ्योरी दिए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि न्यूटन्स के लॉ में कुछ लिमिटेशंस आ गई, कमियां आ गई। जैसे कि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग वो बोलते थे कि जो लाइट एक तो पार्टिकल नेचर है, और जब पार्टिकल रेयर से डेंसर में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यही उनका लिमिटेशन था। जबकि आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। उसके बाद आपका 1678 में हाइगेंस का प्रिंसिपल आता है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर होता है, और यहाँ से वेव नेचर की दुनिया शुरू होती है और एक जंग पूरा छिड़ जाता है कि लाइट का नेचर क्या है। तो लाइट का नेचर यहाँ से सबको पता चला कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। उसके बाद आता है मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव है, ठीक। उसके बाद कुछ घटनाएं 19th सेंचुरी में हुई ऐसी, जिससे ये पता चला कि लाइट के अंदर पार्टिकल बिहेवियर भी है, और वो घटना थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना। तब सभी लोगों ने राय रखा किसके पास, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि जो आपका लाइट होता है वो डुअल नेचर होता है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तब उसके ऊपर आपके पास एक चैप्टर आया क्लास 12th में जिसका नाम है डुअल नेचर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वह लाइट के वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या है? तो हाइगेंस प्रिंसिपल गिव जियोमेट्रिकल मेथड फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव इन एनी मीडियम, ठीक है। उन्होंने जो भी वेव के बारे में समझाया हुआ है वो जियोमेट्रिकली समझाया हुआ है कि लाइट किस तरीके से मीडियम में ट्रांसवर्स करती है, कैसे चलती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि लाइट का वेव नेचर किस तरीके से हाइगेंस ने बताया। ये जो वेव मॉडल है ये किस तरीके से यूनिवर्स में, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो हालांकि ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए, उन्होंने समझाया एक एग्जाम्पल देके, और आपके एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि एक पॉन्ड है पूरा का पूरा बड़ा सा, ये पूरा पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है,
और इस तालाब में हमने क्या किया, एक पत्थर चला के मारा। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है बाबू, ठीक है, आप स्टोरी पढ़ सकते हो। तो जैसे हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो जहां पे पत्थर गिरेगा वहां का जो मीडियम है, वहां का जो पानी का मीडियम है वो होगा डिस्टर्ब। अब ये जो डिस्टर्बेंस है वो कांस्टेंट टाइम में चारों तरफ सेम फेज में आगे की तरफ बढ़ता है। कांस्टेंट टाइम में सेम फेज में चारों तरफ ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ता है। अब इससे होता क्या है कि इस डिस्टर्बेंस के चारों तरफ जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं ये खुद क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसके डिस्टर्बेंस की वजह से यह भी क्या करेंगे बाबू, चारों तरफ वाइब्रेट करेंगे। तो इस वाइब्रेशन से क्या होगा कि यहां पे आपको वेवलेट्स बनते हुए दिखेंगे, वेवलेट्स बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब वेवलेट्स कैसे बनेगा, तो देखिए यही हमारा क्या है, वेवलेट्स है कि जब सभी पार्टिकल क्या हुआ, वाइब्रेट किया। तो ध्यान देना इधर, ये आपका जहां पे हमने पत्थर मारा ये हमारा है मेन सोर्स, ये है मेन सोर्स, ठीक है। जहां पे हमने पत्थर मारा, पत्थर मारने से क्या हुआ, मीडियम में डिस्टर्बेंस आया। तो डिस्टर्बेंस की वजह से जो डिस्टर्बेंस था वो वाइब्रेशन के फॉर्म में सेम फेज में चारों तरफ फैला, और सेम फेज में चारों तरफ फैलने की वजह से हमारे चारों तरफ क्या मिल गए, वेवलेट्स मिल गए, वेवलेट्स, ठीक है। और इन वेवलेट्स के टेंजेंट पार्ट को अगर हम खींचें, इन वेवलेट्स के टेंजेंट पार्ट को खींचें तो हमको एक एनवलप मिलेगा, एनवलप, और इसी एनवलप को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स के ऊपर जो भी हम एनवलप खींचते हैं, ठीक है, वेवलेट्स के ऊपर जो भी हम एनवलप खींचते हैं वो जो एनवलप है वही हमारा है वेव फ्रंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यही वेव फ्रंट दो हिस्से में बांटा गया है, यही वेव फ्रंट दो हिस्से में, या मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं तीन हिस्से में, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है पॉइंट सोर्स। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग अगर किसी मीडियम में किसी एक पॉइंट पे हम डिस्टर्बेंस लाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर आप इमेजिन करोगे पानी में तो ये इमेजिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी में तो बस एग्जांपल दिया गया है। ये जो डिस्टर्बेंस होता है वो ठीक इसी तरीके से जैसे पानी में हो रहा है वैसे एयर में, मीडियम में होता है, ठीक है। तो इस मीडियम में अगर हम कहीं डिस्टर्बेंस लाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन के फॉर्म में क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा, उनके वजह से, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलता है। जो अगला वेव फ्रंट आता है वो कैसे बनता है, तो अगला वेव फ्रंट बनता है लाइन सोर्स की वजह से, कि अगर पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस क्या हो, एक ही लाइन पे हो, सभी के सभी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस क्या हो, एक ही लाइन पे हो, तो ये सभी पॉइंट अपना अपना क्या बनाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, और इनका जो स्फेरिकल वेवलेट्स बनाएंगे, और इनका जो एनवलप होगा वो एनवलप हमको क्या बना के देगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बना के देगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बना के देगा, ठीक है। तो अगर एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको छोटे छोटे वेवलेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। उन वेवलेट्स के एनवलप को हम लोग कहेंगे वेव फ्रंट। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एकदम सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है, इसलिए हम बोलेंगे लाइन ऑफ सोर्स की वजह से वेव फ्रंट जो बनता है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। और एक जो तीसरा होता है, तीसरा वो कोई नया वेव फ्रंट नहीं है। तीसरा वेव फ्रंट कहां से आया कि अगर हमारा सोर्स कहीं इनफाइनाइट पे है, जैसे सन है, तो सन से जो आने वाली लाइट है वो इनफाइनाइट से आ रही है, और कहां पहुंच रही है, तो पहुंच रही है हमारे अर्थ पे। ध्यान दीजिएगा, हमारे अर्थ पे पहुंच रही है। तो आप देखोगे अगर ध्यान से, तो जब सन से यहां से लाइट निकल रही है तो यहां तो लाइट आपको दिखेगा डाइवर्ज होते हुए जा रही है, लाइट पूरा लाइट डाइवर्ज होते हुए जा रही है। लेकिन अगर हम एक स्मॉल पोर्शन को देखेंगे, तो यही लाइट रे हमें कैसा नजर आएगा, पैरेलल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, पैरेलल नजर आएगा। उसी तरीके से अगर हम सन को मेन सोर्स मान लें और इसकी वजह से वेव फ्रंट बनाते हुए आए,
तो ध्यान दीजिएगा, जो वेव फ्रंट सन से काफी डिस्टेंस पे होगा, जो वेव फ्रंट सन से काफी डिस्टेंस पे होगा, उस वेव फ्रंट का जो स्मॉल पोर्शन होगा वही हमारा प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इस तरीके से हमने प्लेन बना दिया, ठीक है। तो ये जो प्लेन है वो कहाँ का है, यहाँ का एक स्मॉल पोर्शन है। तो सन से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हमने एक वेव फ्रंट लिया और इस वेव फ्रंट के ऊपर एक स्मॉल पोर्शन लिया। वो स्मॉल पोर्शन आपको कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है, इस पूरे वेव फ्रंट के लेक्चर में नोट करने वाली बात यह है, ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा कि जहां पे आप डिस्टर्बेंस लाओगे, वो डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन के फॉर्म में सेम फेज में चारों तरफ एक बराबर बढ़ेगा, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस इस मीडियम में जो चारों तरफ पार्टिकल हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। फिर ये पार्टिकल क्या करेंगे बाबू, वाइब्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, वेवलेट्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा वेवलेट्स। फिर इन वेवलेट्स के क्या एनवलप को खींचोगे तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। फिर इन वेव फ्रंट के ऊपर भी क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल एक नया सोर्स का काम करते हैं। फिर से ये जब डिस्टर्ब होंगे तो एक नया वेवलेट्स तैयार करेंगे। फिर इन वेवलेट्स के एनवलप को अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो हमको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो इस तरीके से मीडियम में जो वेव होगा वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दूसरी बात नोट में ये जानने वाली बात है कि जो भी रे होता है, रे वह वेव फ्रंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। जिस तरीके से आप एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है और ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो यहां से रे कैसे निकलेगा, कुछ इस तरीके से रे निकलेगा। और आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रे है वह इस वेव फ्रंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप बातें जान गए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइगेंस का दो प्रिंसिपल, दो रूल, जिसकी वजह से ये प्रूफ किया गया कि हाइगेंस वेव भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका रिफ्लेक्शन। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन करा के देखेंगे और रिफ्रैक्शन करा के भी देखेंगे कि वेव फ्रंट के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होता है और किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं, और इस प्लेन मिरर पे हम क्या गिराते हैं, वेव फ्रंट। क्या गिराते हैं, वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट सोर्स से आएगा। तो इनफाइनाइट सोर्स से आने वाली जो वेव फ्रंट होंगे, ठीक है, वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर आप वेव फ्रंट के द्वारा ये फिगर बनाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा समझना, इसलिए आप एक ट्रिक लगाओगे। क्या कि आपको पता है कि जो रे है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, तो सबसे पहले हम लोग रे खींच लेंगे, उसके बाद वेव फ्रंट बना लेंगे। क्योंकि अगर आप पहले वेव फ्रंट बनाना शुरू करोगे तो फिगर बहुत डल हो जाएगा, इसलिए पहले रे खींचिए और उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना लीजिए। तो इनफाइनाइट से जो आने वाली रे होती है वो कैसी होती है, तो इनफाइनाइट से आने वाली रे हमेशा पैरेलल होती है। तो इनफाइनाइट से आने वाली रे हमेशा पैरेलल होती है और यही पैरेलल रे आके कहाँ गिरता है, इस प्लेन मिरर पे गिरता है। वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, तो इस रे के परपेंडिकुलर, इस रे के परपेंडिकुलर ये हमारा वेव फ्रंट होगा। तो ये वेव फ्रंट इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और जैसे ही ये वेव फ्रंट जाके गिरेगा कहाँ पे, प्लेन मिरर पे, तो इसी वेव फ्रंट को हम लोग बोल देंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल देंगे, इसी को बोल देंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ध्यान दीजिएगा, वेव फ्रंट पे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये पार्टिकल एक नया सोर्स का काम करते हैं और यहाँ से रे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो पार्टिकल है
उसके द्वारा जो डिस्टरबेंस है वो अपना रे कहाँ भेजेगा, एकदम सीधे कहाँ जाके गिरेगा, इसी प्लेन मिरर पे, ठीक है। और यहां पे गिरने के बाद उतने ही एंगल से क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां का जो पार्टिकल है, इस वेवफ्रंट के ऊपर यहां का जो पार्टिकल है, इसका डिस्टरबेंस इस सरफेस से टकराने के बाद किस तरीके से वेवफ्रंट को आगे भेजेगा, तो एकदम सीधे, जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है बाबू, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। तो ये दोनों हो गए रिफ्लेक्टेड रे। अब इन रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे बाबू ना, रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन खींचा, ये लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा। तो अब आप इमेजिन करो कि सन से आने वाली जो वेव फ्रंट है वो हमारी कैसी है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनता हुआ आता है, मिरर पे टकराया और टकराने के बाद फिर यही वेव फ्रंट आगे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है जी। अब इसी फिगर के द्वारा हम ये प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर होगा, ठीक है। एंगल I इक्वल टू एंगल आर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एंगल I कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा इंसिडेंट रे और यहां खींचते हैं नॉर्मल। तो रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान दीजिएगा, वेव फ्रंट और इस रे के बीच टोटल एंगल कितना होता है, 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बाबू, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई, ये हुआ 90 माइनस आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल और इस प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल होता है वो टोटल होता है 90, ठीक है। तो टोटल 90 में से अगर हम इतना 90 माइनस आई माइनस कर दें तो एंगल कितना बचेगा, आई बचेगा, और यही वो एंगल आई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां एक नॉर्मल खींचा है, ठीक है, तो रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आर होगा। तो उसी तरीके से सिमिलरली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया हमारा डी, ठीक। अब इसी ट्रेंगल के द्वारा हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक अपना तरीका यूज करते हैं इसे प्रूफ करने के लिए। काफ़ी आसान मेथड होगा, ठीक है, जो आपके बुक्स में नहीं दिया होगा। ये सिंपल एक मेथड है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री अपने तरफ से लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दो राइट एंगल ट्रिंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से, ए बी और सी। ये जो ए बी सी है ये एक आपका राइट एंगल ट्रिंगल है। देखिए ये रे हो गया और ये वेव फ्रंट हो गया, तो राइट एंगल ट्रिंगल एक बन गया ए बी सी, ठीक। तो इस ए बी सी में आप क्या करोगे, आप लगा दोगे साइन, एंगल ऑफ साइन लगा दोगे। तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर साइड कौन हो गया, ए सी हो गया। तो ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन आई की वैल्यू निकाल ली। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे साइन आर की वैल्यू, ठीक है। तो वो ट्रेंगल हम लोग लेंगे कौन सा, दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा है, सी डी बी, सी डी बी, ये दूसरा हमारा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अब इसमें भी आपको क्या लगाना है, सिंपल सा साइन ही लगा दो, साइन आर। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ, डी बी हो गया, डी बी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनियस होता है, तो हो गया बी सी। तो इस तरीके से साइन आई और साइन आर दोनों हमने इसमें निकाल दिया, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको इसमें जाननी है, उसके बाद ये एंगल आई एंगल आर प्रूफ हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस के द्वारा जो आपको ये रे ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये जो रे है हमारा कौन सा, BD, ये जो BD रे है, B और D, ठीक, ये भी इसी वेव फ्रंट से निकला। और एक दूसरा जो रे है AC, ये जो AC रे है ये भी इसी वेव फ्रंट से निकला। तो सेम वेव फ्रंट से निकलने वाली जो रे होती है वह सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सेम वेव फ्रंट से निकलने वाले दोनों रे सेम मीडियम में सेम टाइम में एक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। आपको पता ही है कि दोनों एयर में ही चल रहे हैं। जब दोनों एयर में चल रहे हैं तो दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे ना। जब दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे तो ये बताओ, ये जो BD डिस्टेंस होगा और ये जो AC डिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस यही आपको जानना था, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब, ये तो आप जानेंगे कि BD AC के बराबर होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आप रेशियो ले लो। इन दोनों का रेशियो ले लो तो क्या मिलेगा, sin I और अपान sin R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, AC अपान BC, और अपान में रेशियो हम क्या ले लेंगे, DB अपान BC। तो DB अपान BC ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC अपान DB। तो इस तरीके से BC और BC क्या हुआ, सेम कट गया। AC और BD आपस में बराबर है, हमने पहले दिखा दिया, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो क्या आया, 1। तो sin I और अपान sin R इज इक्वल टू आया 1। देन sin I, इसको बाई क्रॉस कर देंगे तो sin R उधर चला जाएगा, तो sin R। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा जाता है कि अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसके एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसके एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हमने प्रूफ कर दिया, किसके द्वारा, हाइगेंस के प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है।